हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और उसमें हमारे चल रही थी कुछ प्रॉपर्टीज़, राइट। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। ऑलमोस्ट 7 प्रॉपर्टीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज की हमारी प्रॉपर्टी जो है 8th नंबर, वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं कुछ डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी कि दीज आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड, दीज आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैपिंग ऑफ। यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रैपिंग होती है, ट्रैपिंग ऑफ एटम्स ऑफ स्मॉल, एटम ऑफ स्मॉल नॉन मेटेलिक, इसको थोड़ा अंडरलाइन रखना, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक, क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन एक्सेट्रा, in the crystal lattice, in the crystal lattice, in the crystal lattice। ठीक है, ऑफ सर्टन मेटल्स, ऑफ सर्टन मेटल्स। अब देखिए, मैंने डेफिनेशन पहले क्यों बताई, इसको समझना ज़रूरी है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक्चुअली कैसे कंपाउंड होते हैं, इनमें उन कंपाउंड्स को रखा जाता है जिनकी फॉर्मेशन, तो लिखा हुआ है कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैपिंग ऑफ एटम्स ऑफ स्मॉल नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन एक्सेट्रा। मतलब होता क्या है, ऐसे कंपाउंड्स, तो देखो ये कुछ कंपाउंड्स है, मतलब हम यहाँ पर क्योंकि हम चैप्टर की बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ये खास बात होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस में कि इनकी लगभग लगभग एटॉमिक रेडियस क्या रहती है, सेम। ठीक है, आगे जाके फिर क्या होता है, पहले घटती है फिर वापस थोड़ी सी बढ़ती है और बराबर हो जाती है। और उसका रीज़न हमने दिया था कि जेड इफेक्टिव और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए साइज़ में बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता। और इस हिसाब से इनकी जो एटॉमिक साइज़ होती है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट है तो आपके पीरियोडिक टेबल में काफ़ी नीचे की तरफ होते हैं, है ना, फोर्थ ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड से, तो इनकी साइज़ ऑलमोस्ट बड़ी होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट में इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब होता क्या है, अब सिंस ये जो एलिमेंट्स होते हैं कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनकी साइज़ होती है थोड़ी बड़ी, है ना, एस और पी से बड़ी होती है। इसलिए जब ये एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, जैसा कि अभी मैंने यहाँ बना रखा है, कंबाइंड होते हैं, तो इनके बीच में आपको एक अच्छा खासा गैप देखने को मिलता है। ठीक है, पहले इसको समझ लो। ये ठीक उसी तरह से जैसे आपने बहुत सारी फुटबॉल्स को एक दूसरे से सटा कर रख दिया हो तो उनके बीच में आपको क्या दिखेंगे, गैप्स। लेकिन ये का ये आप अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को साथ में रखें तो उनके बीच में गैप्स तो होगा, लेकिन वो बहुत छोटा गैप होगा जिसमें कोई भी दूसरा एटम या एलिमेंट आ नहीं पाएगा। तो देखिए, ये बड़े एलिमेंट हैं और बड़े एलिमेंट जब आपस में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उनके बीच में आपको ये गैप्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इनका नाम होता है, याद रख लें, इंटरस्टिशियल गैप्स या स्पेसेस बोल देते हैं, स्पेस होते हैं एक तरह के। ठीक है, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इन इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ छोटे स्मॉल नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन एंड बोरोन, ऐसे कुछ एलिमेंट आके इन जगहों पर बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इन जगहों पर बैठ जाते हैं। अब देखो, यहाँ कुछ बातें समझने की है, ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड है। पहली बात, ये एटम्स जो होते हैं, दीज नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स
डज नॉट फॉर्म any kind of ionic और कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ ये ध्यान रहे कि इनके मतलब जो ये बीच में एटम आए हैं छोटे वाले, ये आपके इन एलिमेंट्स के साथ में किसी टाइप की कोई भी आयनिक हो चाहे कोवेलेंट हो, कोई भी बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। ये बात याद रखना, कोई तरह की बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। इसलिए ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर के कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कंपाउंड्स की कैटेगरी कैसी होती है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं इनको, तो उसका सीधा कारण है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर इतने एटम के बीच में इतने ही दूसरे स्मॉल एटम आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है एक रेशियो होना। जैसे ए और बी मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो 2 ए के साथ में 1 बी चाहिएगा। जैसे H2O है तो 1 O के साथ में 2 H जुड़ेंगे, ये इनका एक रेशियो हो जाता है। CH4 है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स हैं, वो एक रेशियो हो जाता है। पर अगर ऐसा कोई कंपाउंड का रेशियो नहीं हो तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कह देते हैं। एक तो बात आपको ये समझनी है, ये ना तो कोवेलेंट होते हैं ना ही आयोनिक होते हैं, किसी टाइप के कोई बॉन्ड बनाते नहीं हैं। अच्छा, ये टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, ट्रांजिशन metals have tendency to form interstitial compound। ये टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, ट्रांजिशन मेटल्स में होती है। बिकॉज ऑफ significant साइज ऑफ देयर एटम। इनकी जो साइज है एक सिग्निफिकेंट साइज होती है। मतलब हाइड्रोजन एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होने के कारण से उसको जितना गैप चाहिए उतना गैप इनके पास अवेलेबल होता है। अब आप कहोगे सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस वाले भी तो मेटल है, पर एस वाले मेटल्स के बीच में जो गैप रहता है वो गैप इतना गैप नहीं होता सफिशिएंट कि उसमें हाइड्रोजन या कोई बोरोन या कार्बन जैसा कोई कंपाउंड आ जाए। इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट इस टाइप के कोई कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दीजिए, इनमें ऐसी टेंडेंसी होती है बॉन्ड्स बनाने की। आ रही है बात समझ में? तो क्या होता है, अब कोई कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर ले कि सर कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि आपकी बुक में नहीं दे रखा है फिर भी ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड C, ठीक है। इसी तरह से Mn4n मैग्नीशियम नाइट्राइड इस टाइप का एग्जाम्पल है। इसी तरह से Fe3H, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करते हैं। दूसरी बात, जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ये उस मेटल की प्रॉपर्टी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करते हैं। मतलब इंटरस्टिशियल compound does not affect मेजर प्रॉपर्टीज, डज नॉट अफेक्ट, या ऐसे कर दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो ये मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज को जरूर थोड़ा बहुत अफेक्ट करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हो जाता है, तो इससे मेल्टिंग पॉइंट्स जो हो जाते हैं वो हाई हो जाते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स नहीं बने हुए हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े कम होते हैं, और जिनमें हाइड्रोजन और बोरॉन वगैरह चले जाते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े क्या होते हैं, हाई होते हैं। वो कंपैरेटिवली थोड़े क्या होते हैं, क्वाइट हार्ड होते हैं, है ना, थोड़ा सा हार्ड होते हैं। और क्या होते हैं, इनके अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ये कुछ आपको
प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई इंटरस्टेशियल कंपाउंड बन जाने के कारण से क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, हार्डनेस बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी आ जाती है। और ये सब क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई खास चेंज देखने को आपको नहीं मिलता है। एंड ये आपका टोटल हो जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे हो जाती है वो लास्ट प्रॉपर्टी आपके जो बुक में दे रखी है 9th नंबर, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही देखी जाती है। अब आप कहोगे सर एलॉय का मतलब, तो मैंने आपको बता दिया था, एलॉय का मतलब होता है मिक्स मेटल्स। जब एक से ज़्यादा टाइप के मेटल्स को आपस में मिक्स किया जाता है या करके जो नए टाइप के मेटल्स बनाए जाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एलॉय हो जाता है, राइट। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉयज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास एलॉय बनाने की टेंडेंसी काफ़ी अच्छी होती है। और कोई पूछ ले कि इसका रीज़न क्या है कि वो एलॉय बना सकते हैं, तो देखो इसका रीज़न कहना है कि भाई कि इन सभी ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑलमोस्ट हैव सिमिलर साइज। इनकी लगभग सबकी साइज क्या होती है, सेम होती है। So the atoms of one metal can substitute क्या हो जाएगा, atoms of one metal can substitute the atom of other metal in its crystal lattice, ऐसा लिख दीजिए। देखो क्या मतलब समझे भाई, जब सभी एटम्स की साइज लगभग सेम है, एक एग्जांपल के तौर पे आप किसी भी एक एलिमेंट को ले लीजिए, जैसे कॉपर और जिंक ले लीजिए, ठीक है। तो कॉपर और जिंक, अब दोनों की साइज़ में कोई बहुत बड़ा तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। हमने इनकी साइज़ वगैरह डिस्कस करी थी, तो आपको पता होगा कॉपर की साइज़ होती है, मतलब एटॉमिक साइज़ की बात करें तो 1.27 और जिंक की होती थी 1.25, याद होगा आपको एंगस्ट्रॉम में। अब अगर कॉपर का कोई क्रिस्टल है ना, ये भी कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर है, ये सारा कॉपर का कोई क्रिस्टल है, ठीक है। और अगर इस कॉपर के क्रिस्टल में अगर मैं कोई जिंक का क्रिस्टल ले आऊं, तो क्योंकि इनकी साइज लगभग सेम ही है, इसलिए इन दोनों को मिलाया जा सकेगा। क्योंकि साइज लगभग सेम है तो इनको आपस में मिलाया जा सकेगा। और जब ये आपस में मिलेंगे तो दो अलग अलग मेटल्स आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक तरह का एलॉय। और आप सब जानते हो कॉपर और जिंक को मिलाकर जो आपके पास एक एलॉय आता है उसको आप बोलते हो ब्रास। क्या बोलते हो आप उसको, ब्रास, याद होगा आपको। इसी तरह से एक आपने और वर्ड सुना होगा, स्टेनलेस स्टील, सुना है कभी, बिल्कुल सुना होगा। स्टेनलेस स्टील जो होता है ये भी एक तरह का क्या है, एलॉय है। और ये किस किस का मिक्सचर है, ये आयरन का, ये क्रोमियम का और ये निकल का, मेनली इन तीनों का एक मिक्स मेटल ये होता है आपका स्टेनलेस स्टील। तो आई होप कि ये दिमाग में बैठ गया होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, कोई इसमें इम्पोर्टेंट जैसी कोई बात नहीं है। सीधी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों रखते हैं, तो आपको कहना है ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सबकी साइज़ लगभग क्या होती है, सेम होती है। और सेम साइज़ होने के कारण से ही इनमें ये प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक मेटल दूसरे मेटल के साथ में कंबाइन कर दिया जा सकता है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि इसे किसी और दूसरे मेटल के साथ में कंबाइन कर सकेगा क्या, मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट ना हो। तो देखो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब उनकी साइज़ सेम हो, क्योंकि एलॉय बनाने के लिए बात सबसे इम्पोर्टेंट ये होनी चाहिए कि साइज़ सेम होनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है कि दूसरा कोई मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ में सिमिलरिटी रखे। और अगर है ऐसा
कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो रखता है तो वो आराम से इनके साथ क्या बना सकता है, एलॉय बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो जाता है एलॉय फॉर्मेशन कंप्लीट, और इस तरह से आपके टोटल 9 प्रॉपर्टीज ऑफ डी एलिमेंट्स खत्म हो चुकी है, राइट। अब देखिए हम लोगों ने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल हमने कंप्लीट कर दिया है ना। जो हमारा चैप्टर था उसमें पहला पोर्शन मैंने आपको बताया था जो लगभग 70% पोर्शन बनाता है, उसको हम बोलते थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी मेजर प्रॉपर्टी का डिस्कशन हमने कर दिया है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो पीछे बच जाता है चैप्टर वो बच जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसकी हम बात करेंगे, ये लगभग 30% आपका इस चैप्टर का पोर्शन बनाता है। एक बात याद रखना, आरबीएससी वालों के लिए बता दूं, 3 मार्क का चैप्टर है, उसमें से कई बार ऐसा हो जाता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है डी से, तो 1 नंबर का आ जाता है एफ से, और अगर कोई कारण से कभी 2 नंबर का एफ से आ गया है तो फिर 1 नंबर का डी से आ जाता है, वो एक सर्टनिटी रहती है, ठीक है। पर आता दोनों पोर्शन से क्वेश्चन इक्वल है, आएगा 100% आएगा। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में बताऊंगा। जैसा कि अपन लोगों ने लास्ट चैप्टर्स के वीडियो में करा था कि हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में 5 इयर्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे और आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके लिए मैं आपको वापस रिकमेंड करूँगा एक बार सारे वीडियोज़ वापस देख लें। अब चैप्टर ख़त्म होने को है, लास्ट अभी 2 वीडियो बचे हैं, उन 2 वीडियोस के बाद में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में आपका वो एक तरह का टेस्ट हो जाएगा। आप पढ़ के बैठें और उसके बाद में जैसे ही मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन बोलूँ आप एक बार उसका आंसर बता दें साथ साथ, बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर मैं उसके साथ में आंसर तो बताऊँगा ही, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो ऑल दोज एलिमेंट्स, या सीधा सीधा बोल दीजिए एलिमेंट्स in which last electron enters the f orbital। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा, f ऑर्बिटल में एंटर करेगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड f ऑर्बिटल ऑफ द एटम, बोल दीजिए ऑफ द एटम आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इस पे कोई सवाल नहीं बनता। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एकदम से नई बात आ गई। अब अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो आपने पीरियोडिक टेबल अभी तक पढ़ के आए हो उसके नीचे की तरफ आपको 2 लाइंस देखने को मिलती है, करेक्ट। इन 2 लाइंस को, यही 2 लाइंस जो है एक्चुअली ये क्या है, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाती है। अब कई बच्चे ये दिमाग लगाते हैं कि सर ये अलग है क्या, बिल्कुल नहीं, ये अलग नहीं है, ये आपके पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट हुआ करती है, पर इसको रखा नहीं गया है, बस दिक्कत यही है। और यही अपना एक आ जाता है ड्रॉबैक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, कि है तो इन्वॉल्व तो ये कहाँ हो रही है, पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इनके अगर नंबर्स की बात करें तो इनके जो एटॉमिक नंबर्स वगैरह हैं या इनके जो सीरीज़ के नंबर्स वगैरह जो हैं वो तो बिलोंग कहाँ से करते हैं, आपके यहीं से बिलोंग करते हैं, पीरियोडिक टेबल से ही बिलोंग करते हैं, पर इनको पीरियोडिक टेबल में रखा क्यों नहीं गया, तो इसके पीछे रीज़न है इनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम से डिफरेंट होती है, इसलिए इनको इन टेबल के अंदर रखा जाना पॉसिबल नहीं था। तो जो आपका मैंने बता रखा था एक बार, लेंथेनम जो होता है ना, लेंथेनम जो होता है 57, एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद में ये एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 58 से लगाकर 71 तक की बात करें तो एक सीरीज़ तो ये हो जाती है आपके, ठीक है। तो वो लेंथेनम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स है उनको बोल दिया जाता है लेंथेनॉइड। और इसी तरह से लेंथेनम के जस्ट नीचे एक और आता है एलिमेंट एक्टिनियम, और एक्टिनियम के जो बाद में आने वाले एलिमेंट जो एक्टिनियम है 89 से स्टार्ट होता है, एक्टिनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया, एक्टिनॉइड्स। अब क्योंकि उनको अंदर हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, सर क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे ऊपर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से सिमिलर नहीं थी, इसलिए इनको कहाँ रखा गया, नीचे की तरफ रखा गया, अलग से रखा गया, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं। अब अगर बात करूँ तो कुछ
जनरल एग्जांपल्स, जनरल चीज़ें की बात करें तो पहला इनका हो जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सवाल बनता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 और 1 और ns2, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीधा सवाल आ जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है। दूसरा, इनका एक और नाम है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को तुम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे, तो इनका नाम हो जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। याद रखना, क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो याद करो कि उन्हें ट्रांजिशन क्यों बोलते थे, क्योंकि उनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स थे, तभी उनको क्या बोलते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे। अब ऐसे के ऐसे वेकेंट एफ ऑर्बिटल इनके पास में भी होते हैं, पर क्योंकि याद करो डी ऑर्बिटल की आप बात करते थे, तो जो आउटर था उसमें ना जाकर उससे एक अंदर वाला, जिसको हम लोगों ने अल्टीमेट शेल या n-1d बोला था, तो f ऑर्बिटल d से भी अंदर की तरफ होते हैं। भाई d को हम लोगों ने ट्रांजिशन बोला क्योंकि ये खाली होते हैं और अंदर की तरफ होते हैं, पर f खाली तो होते हैं लेकिन d से भी अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक तो लगाया गया n-2। तो 2 क्यों? n क्या होता है? सबसे आउटर शेल, तो ये है n, ये सबसे बाहर वाला। इसके बाद वाला ये हो जाएगा n-1, मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला हो जाएगा n-1, एक अंदर वाला। उसके और अंदर चले तो फिर n-2। तो ये n-2 और f ऑर्बिटल्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन से भी एक अंदर की तरफ, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनको कई बार रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको नेचर में या अर्थ क्रस्ट पे बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो सीरीज़ में, 2 सीरीजेज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेंथेनम या 57 जो आपका एटॉमिक नंबर है, उसके बाद आने वाले जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स हैं, जो कि है सीरियम से लगाकर आपके आ गए ल्यूटेशियम तक, इनको बोला गया लेंथेनॉइड्स। क्या बोला गया इनको? लेंथेनॉइड्स, ठीक है। लेंथेनॉइड्स, या कई बार इनका एक और नाम बन जाता है लेंथेनॉन्स, लेंथेनॉन्स कहा गया। और इसी तरह जो आपका 89 एटॉमिक नंबर है एक्टिनियम, उसके बाद आने वाले टोटल 14 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक? थोरियम से लगाकर आपके लॉरेंशियम तक, थोरियम से लॉरेंशियम तक जो आने वाले एलिमेंट्स हैं, उनको कहा गया एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, या इनको कई बार बोला जाता है एक्टिनॉन्स। तो लेंथेनॉइड्स या लेंथेनॉन्स को क्या बोल देते हैं? ये Ln, ये कोई एलिमेंट का नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। जैसे आप हैलोजन्स के लिए X लिखते हो ना, उसी तरह से लेंथेनॉन को, सभी लेंथेनॉइड जितने भी 14 एलिमेंट्स है, उनको एक सिंबल से दिखाया जाता है Ln, और इसी तरह से एक्टिनॉइड्स को दिखाया जाता है An से। ये मैं पहले बता दूँ, ये कोई भी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, कोई एलिमेंट का सिंबल नहीं है, जस्ट एक इनके सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दे रखा है। जैसे हैलोजन के लिए X दे रखा होता है, मेटल्स के लिए हम लोग जनरली M लिखते हैं, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर लेंथेनॉन्स और एक्टिनॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद में लेंथेनॉन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो यहाँ पर देखो आपके पास 2 सीरीज़ बन जाती है। एक जो लेंथेनॉइड्स वाली सीरीज है उसको बोलते हैं 4F सीरीज़, क्या बोल देते हैं? 4F सीरीज़। और जो एक्टिनॉइड्स है उसको बोल देते हैं 5F सीरीज़। अब देखो 4F और 5F क्यों बोलते हैं, ज़रा इसको समझ लो।
देखो हमने अभी क्या बोला, अगर आपने पीरियडिक टेबल को अगर देख रखा है, नहीं देख रखा है, एक बार अपने पास में पीरियडिक टेबल को लेके देखना कि अगर हम पीरियडिक टेबल को पूरा ढंग से स्टडी करें तो आप क्या पाओगे कि अपना जो लेंथेनॉइड वगैरह जो है वो कहाँ आते हैं, लेंथेनम्स कहाँ आते हैं, लेंथेनम की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ आता है। तो देखो फर्स्ट पीरियड आपका हो गया, सेकंड हो गया, तो फर्स्ट पीरियड में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, उसके बाद में लिथियम आ गया, उसके बाद में सोडियम आ गया, ठीक है। सोडियम के बाद में आपको पता है यहाँ पे लिथियम बेरिलियम बोरॉन हो गया, फिर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये हो गया, और उसके बाद में नीचे आ जाता है पोटेशियम यहाँ पे, है ना। तो पोटेशियम के बाद में, तो आपको अगर पता हो तो सोडियम से आगे चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम और पोटेशियम से आगे आगे चलते हो तो आपके पास डी सीरीज आ जाती है, राइट। अब उसके बाद में अगर देखो तो रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, यहाँ से आप ध्यान से देखो तो स्कैंडियम के बाद में तो स्कैंडियम और स्कैंडियम से नीचे वाली 3 सीरीजेज आपको देखने को मिलती है और हमने पढ़ी भी थी। अब अगर सही से देखो तो जो 6th पीरियड होता है, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे पूरी पीरियडिक टेबल नहीं बना सकता इसलिए आप ध्यान देना, 6th पीरियड जो होता है उसमें आपका लेंथेनम आता है। कौन आता है? लेंथेनम आता है, और एटॉमिक नंबर होता है 57, और 57 के बाद में जो हमारा 58th नंबर जो सीरियम है वो उसमें लिखा नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखा भले ही नहीं जाता है, लेकिन जो आपको नीचे की तरफ जो 2 सीरीज देखने को मिलती है, जिसमें पहली है लेंथेनम्स की, मतलब लेंथेनॉन्स की और एक्टिनॉन्स की, जिसको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बोलते हैं, एक्चुअली में ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? 6th पीरियड। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, जितने भी लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनका पीरियड नंबर कौन सा होता है? 6th पीरियड। और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनका पीरियड नंबर कौन सा होता है? 7th पीरियड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भले ही ये नीचे लिखे हुए हैं, नीचे वाले पीरियड्स जो हैं वो सेपरेट नहीं है, वो पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है, बट साथ में लिखे गए नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। तो 6th पीरियड हो गया लेंथेनॉइड्स और 7th पीरियड हो गया एक्टिनॉइड्स के लिए। अब क्योंकि आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लाते हो? n-2f। तो अगर n का नंबर 6th है तो फिर लेंथेनॉइड की सीरीज का नंबर कौन सा हो गया? 4f हुआ कि नहीं हुआ? n यानी 6, 6 - 2 क्या हुआ? 4। तो लेंथेनॉइड की सीरीज क्या कहलाएगी? 4f सीरीज कहलाएगी। और ठीक इसी तरह से एक्टिनॉइड के लिए जो n है उसकी वैल्यू है 7, तो 7 - 2 क्या आ गया? 5f सीरीज। तो लेंथेनॉइड्स को बोलते हैं 4f सीरीज और एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं 5f सीरीज, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पढ़ लिया है। आगे इन्हीं के बारे में, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।